Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. My name is Manisha. I am nursing student. So I'm discussing some important topics with you. First one is the IMNCI, which cover both specialties, pediatric nursing and community health nursing. So हम इसको simple, easy इसका concept समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है और ये basically exam purpose के लिए most important topic है. तो let's start the topic. सबसे पहले मैं बात करूंगी इंट्रोडक्शन की. IMNCI की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड द चाइल्डहुड इलनेस. पहले जब स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया गया था तब इसका नाम था IMNI. बेसिकली इसमें था कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट इलनेस, जिस इतना था. फिर बाद में जो है इसके जब मेन पर्पस इस IMNC का स्टार्ट करने का मेन पर्पस क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें बच्चों की मिलियंस में डेथ हो रही थी. नंबर ऑफ बच्चे जो अपना 5th बर्थडे तक भी अचीव नहीं कर पा रहे थे. इंडिया में भी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था ड्यू टू प्रीनेटल कंडीशंस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डायरिया, मलेरिया, मीजल, मालन्यूट्रिशन. जब इंडिया में जो एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर थर्ड से सर्वे कंडक्ट करवाया गया, तो उसमें देखा गया कि जो चाइल्ड इलनेस है इन यंगर देन 5 ईयर ऑफ एज इंक्लूडिंग फीवर 15%, acute respiratory tract infection 6%, diarrhea 9% and malnutrition तो 46%. IMNCI ने जो IMNCI है मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट चाइल्डहुड इलनेस 1990s में स्टार्ट किया गया था. WHO और यूनिसेफ ने इसको स्टार्ट किया था. तो बेसिकली उनकी मेन स्ट्रेटजीज यही थी कि उन्होंने रिड्यूस करनी थी सिवियरिटी ऑफ इलनेस, डिसेबिलिटी एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चों की इम्प्रूव करनी थी. तो जो इसकी स्ट्रेटजीज थी IMNCI की जो WHO और यूनिसेफ ने दी थी. तो आफ्टर जो हमने सर्वे मतलब बात की नेशनल फैमिली वेलफेयर सर्वे थर्ड की, उसके बाद इंडिया ने भी इन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया ताकि जो बच्चों की केयर है वो इम्प्रूव हो सके, बेस्ट टू बेस्ट हम केयर प्रोवाइड कर सके. IMNCI को सपोर्ट कौन कौन करता है? हेल्थ सिस्टम, हेल्थ स्टाफ, कम्युनिटी एंड फैमिली पार्टिसिपेशन. अगर सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो हमें ये 3 सपोर्ट सिस्टम चाहिए. हमें हॉस्पिटल का स्टाफ, हेल्थ स्टाफ चाहिए. सेकंड, हेल्थ सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स, डिस्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. प्लस जो फैमिली मेंबर्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट बात करूंगी कंपोनेंट्स की. कंपोनेंट्स ऑफ IMNCI स्ट्रेटजीज. फर्स्ट वन इज द मेन कंपोनेंट इसका यही है कि हमने प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज देनी है बच्चों को ताकि जो है मेन एम क्या है कि जो हमारी प्रैक्टिस है या केयर है या बच्चों की जो हेल्थ है वो अचीव हो सके, गुड हेल्थ हम अचीव कर सके. मेनली इस प्रैक्टिस का यही पर्पस है कि हमने जो इम्प्रूव करनी है प्रैक्टिस इन दी हेल्थ सेटिंग्स एज वेल एज द होम सेटिंग्स. मेन इसके कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स आते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है कि हमने इंप्रूवमेंट करनी है केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ स्टाफ की, कि जो हेल्थ स्टाफ है वो केस मैनेजमेंट कर पाए, वो कैटेगराइजेशन कर पाए. नेक्स्ट चीज है इंप्रूवमेंट ओवरऑल हेल्थ सिस्टम की. ओवरऑल हेल्थ सिस्टम में भी इसके साथ हमारे इंप्रूवमेंट होएगी. एंड प्लस लास्ट में है हमारे पास इंप्रूवमेंट ऑफ द फैमिली एंड द कम्युनिटी. फर्स्ट हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं. तो मेन कंपोनेंट्स इसमें यही है कि हमने जो केस मैनेजमेंट स्किल्स डिवेल्प करने हैं हमारे हेल्थ स्टाफ में ताकि जो है बेटर टू बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके. अगर हेल्थ स्टाफ एजुकेटेड होगा, अवेयर होगा, उनके पास गाइडेंस होगी तो उसके साथ क्या होगा कि हमारा ओवरऑल हेल्थ सिस्टम ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा. एंड प्लस हमें इस चीज़ को हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ स्टाफ के साथ कम्युनिटी और फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी. तो हमें 3 जगह पे काम करना है, हॉस्पिटल स्टाफ के साथ, हेल्थ सिस्टम प्लस फैमिली और कम्युनिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव करवाना है. तो ये थे कंपोनेंट्स प्लस एम्स. नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन. डेफिनेशन बेसिकली वही है कि IMNCI को होलिस्टिक स्ट्रेटजी डेवलप बाय द WHO एंड यूनिसेफ. बेसिकली होलिस्टिक स्ट्रेटजी है, मतलब ओवरऑल हम हेल्थ को इम्प्रूव करना है. इसको डेवलप किया था WHO और यूनिसेफ ने. मेन पर्पस इसका क्या था कि हमने जो चाइल्ड की मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स है उसको जो है इम्प्रूव करना था. हेल्थ वर्कर्स की स्किल्स इंप्रूव करने थे, हेल्थ सिस्टम को जो है स्ट्रेंथ अप करना था और प्रमोटिंग द फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस. मैंने आपको डेफिनेशन बाद में इसलिए करवाई है ताकि आपको पहले कंपोनेंट्स और कंसेप्ट क्लियर हो, तो डेफिनेशन हम खुद ब खुद बना लेते हैं.
सो IMNC की डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि सबसे पहले ये क्या है, होलिस्टिक स्ट्रैटेजी डेवलप बाय द यूनिसेफ एंड द WHO। सो इसको स्टार्ट किया था WHO और यूनिसेफ ने। क्यों स्टार्ट किया गया था, हमने मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट रिड्यूस करना था और क्या करना था, हमने इम्प्रूव करना था हेल्थ वर्कर के स्किल सिस्टम जो हमारा है उसको स्ट्रेंथअप करना था और फैमिली और कम्युनिटी को प्रमोट करनी थी उनकी हेल्थ प्रैक्टिसेस। सो ये थी हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। सो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है यंग इन्फेंट एज अप टू 2 मंथ। सो जो हमारे पास 2 साल के बच्चे हैं प्लस 0 से 2 साल 2 महीने के बच्चे और 2 महीने से 5 साल के बच्चे, इन्होंने 2 कैटेगराइजेशन की थी। एक थी 0 से 2 मंथ और नेक्स्ट थी 2 मंथ टू 5 ईयर्स। सो उनको कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग डिसीज कंडीशन की इन्होंने रेफरेंस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना था। सो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले प्रिंसिपल है कि हमने जो बच्चों को एज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना है कि बच्चा 2 मंथ 0 से 2 मंथ की कैटेगरी में आ रहा है या बच्चा 2 से 5 मंथ की कैटेगरी में आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम उसके डेंजर साइंस सिस्टम देखेंगे प्लस बच्चों को हॉस्पिटलाइज करेंगे या रेफर करेंगे। नेक्स्ट चीज थी हमने रूटीन बच्चे की केयर करनी है, रूटीन चेकअप करना है, रूटीन असेसमेंट करनी है। तो उसमें हमने बच्चे के मेजर साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं, न्यूट्रिशन देखना है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखना है, फैमिली फीडिंग प्रॉब्लम्स देखनी है एंड अदर प्रॉब्लम्स हमने जो है वो देखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। स्पेशल क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जैसे कार्डियो डिसीज कंडीशन होगी, GI की प्रॉब्लम्स होगी जो, तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, सबसे पहली चीज। नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन की गई है, जैसे हमारे ट्राइएज में हम कलर कोडिंग पढ़ते हैं वैसे ही IMNCI ने भी कलर कोडिंग दी हुई है। उन्होंने पिंक, येलो और ग्रीन कलर, पिंक कलर फॉर नीड टू रेफर, येलो कलर ट्रीटमेंट एट ए हॉस्पिटल लेवल और लास्ट वन इज द ग्रीन कलर ट्रीटमेंट एट होम लेवल। सो 3 कैटेगरीज है, पिंक, येलो एंड ग्रीन। बेसिकली इन्होंने कहा है कि हम मेजर कॉमन प्रॉब्लम्स को डील नहीं करेंगे, हम जो मोस्ट कॉमन डिसीज कंडीशन में देखने को मिलती हैं सो उसको डील करेंगे। बेसिक नेक्स्ट चीज क्या है इसमें कि इसमें लिमिटेड प्रोसीजर प्लस लिमिटेड ड्रग्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द केयर टेकर। हमने जो केयर टेकर्स हैं उनको प्रॉपरली पार्टिसिपेशन करवानी है और उनको काउंसिल करना है रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन ऑफ द चाइल्ड बेबी। उनको बताना है कि फीडिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फ्लूइड क्या है, फॉलोअप कब कब करना है। तो वो सारी चीजें हमने प्रिंसिपल्स में कवर करेंगे। पहले प्रिंसिपल था कि एज के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइजेशन करेंगे, उसके बाद उनके बच्चे के जनरल जो सिम्टम्स हैं जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, फीडिंग प्रॉब्लम्स होगी, अदर प्रॉब्लम्स होगी, उनको देखेंगे। नेक्स्ट उन्होंने कलर कोडिंग दी है, पिंक, येलो एंड ग्रीन कलर, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को रेफर, हॉस्पिटलाइज या जो है होम बेस्ड केयर प्रोवाइड करेंगे। मेजर डिसीज कंडीशन को इंक्लूड नहीं किया गया, मोस्ट कॉमन डिसीज कंडीशन को MNC ने इंक्लूड किया है अपने चैप्टर में। नेक्स्ट उन्होंने MNC ने जो प्रोसीजर्स हैं लिमिटेड प्रोसीजर प्लस लिमिटेड ड्रग्स ही यूज की हैं। लास्ट क्या है कि हमने जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करवानी है पेरेंट्स की, ताकि जो हम बच्चे की हेल्थ को अचीव कर सकें। सो बच्चे की हेल्थ को अचीव करने के लिए हमें पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ेगा और हम काउंसिल किस चीज़ के लिए करेंगे कि आप होम बेस्ड केयर कैसे दोगे, बच्चे को फीड कैसे दोगे, फ्लूइड कैसे दोगे और फॉलोअप कैसे होगा। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट डिस्कस करूंगी मैं अब इसका प्रोसेस कि हम केस मैनेजमेंट करते कैसे हैं। सो सबसे पहले है केस मैनेजमेंट का प्रोसेस, जैसे हम नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं वैसे ही इसका भी एक फिक्स पैटर्न है, उसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेस द यंग इन्फेंट एंड चाइल्ड। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि असेसमेंट में हम देखेंगे कि बच्चे की एज कितनी है, 0 से 2 मंथ की है या 2 मंथ से 5 साल की है। तो हमने बच्चे की एज असेस कर ली। देन हम क्लासीफाई करेंगे इलनेस को हम क्लासीफाई करेंगे बच्चे के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जैसे उसके सिम्टम्स हैं। अगर ज़्यादा सीवियर डिसीज कंडीशन है, मतलब सिम्टम्स है, तो हम उसको रेफर करेंगे। अगर नॉर्मल है तो हम हॉस्पिटलाइज करेंगे। अगर नो नीड हॉस्पिटलाइजेशन तो हम उसको घर में भेज देंगे, वापस भेज देंगे घर को। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डिसीज कंडीशन। हम जो प्लान करेंगे कि हमने क्या ट्रीटमेंट बच्चे को देना है। तो सबसे पहले हमने असेस किया, फिर हमने इलनेस को क्लासीफाई किया कौन से कलर में जा रही है, पिंक, येलो और ग्रीन में। फिर हमने आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट किया कि हमने कौन सा ट्रीटमेंट देना है, मतलब बच्चे को रेफर करना है या हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है या होम बेस्ड केयर की नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई कर लेना ट्रीटमेंट। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हमने जो बच्चे को ट्रीटमेंट देना है, अब हमें पता चल गया है कि बच्चे को रेफर की जरूरत है, तो हम इसमें प्री रेफरल ट्रीटमेंट बच्चे को देके फिर हम हॉस्पिटल से रेफर करेंगे। अगर बच्चा जो है येलो कलर की कैटेगराइजेशन में आ गया है तो हमें पता है कि बच्चों को जो है हॉस्पिटलाइज बेस्ड हम केयर देंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास अगर बच्चा ग्रीन कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो हमें पता है कि मदर वैसे ही क्यूरियस है बच्चे की हेल्थ को लेके, तो हम उनको जस्ट होम बेस्ड केयर समझाएंगे और उनको घर भेज देंगे। नेक्स्ट है काउंसिल करेंगे मदर को बताएंगे कि आप जब बच्चों को फीडिंग प्रॉब्लम्स आती है, आपको कोई भी डेंजर साइन लगता है, बच्चा ज़्यादा सुस्त लगता है, बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं करता लगता, बच्चा ज़्यादा रोता है, तो आपने बच्चे को जो है हॉस्पिटल लेके आना है, उनको फॉलोअप बताना है। बेसिकली उन्होंने एक फिक्स पैटर्न दिया हुआ है फॉलोअप के लिए। इन्होंने कहा है कि अगर बच्चे को निमोनिया, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, ये डिसीज कंडीशन के लिए मोस्टली आपने 2 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आना है। अगर बच्चा लो बर्थ वेट वाला बच्चा है तो आपने जो है फॉलोअप के लिए आफ्टर 14 डेज आना है, क्योंकि वेट जो है एकदम से इंक्रीज नहीं होता है, तो इसलिए हम 14 डेज के बाद फॉलोअप करवाते हैं और बाकी सभी काम 2 दिन के बाद इंप्रूवमेंट चेक करते हैं। तो ये था हमारा जो है नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। तो सबसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमने ये असेस करना है यंग इन्फेंट और चाइल्ड को। उसके बाद हमने क्या करना है, क्लासीफाई करनी है डिसीज कंडीशन अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग। आफ्टर क्लासिफिकेशन हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ट्रीटमेंट। आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट हमने कर लिया, उसके बाद हमने जो है ट्रीटमेंट बच्चे को देना है। आइडेंटिफाई देन ट्रीट द चाइल्ड एंड इन्फेंट। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, मदर को काउंसिल करना है। मदर को काउंसिल करने के बाद हमने क्या, उनको फॉलोअप के लिए कहना है कि आपने कब कब फॉलोअप के लिए आना है। सो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमारे पास कौन कौन से डिसीज कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो डिसीज कंडीशन आई है वो है सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे पास जो क्वेश्चंस बन के आते होते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस में उन्होंने हमें पूछा होता है कि बेसिकली आप बताओ कि जो बच्चा है ऐसे डिसीज कंडीशन है। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया, मान लो कि मैनेजमेंट करनी है आपने पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन न्यू बोर्न अकॉर्डिंग टू IMSI, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या है, आस्क जो हमने पढ़ा ही सबसे पहले कि हमने असेस करना है। तो असेस हम कैसे करेंगे, असेस में हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन को असेस करने के लिए हम सबसे पहले उनसे पूछेंगे। सो पूछेंगे क्या, हम उनको सबसे पहले पूछेंगे कि आप हमें ये बताएं कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने असेस में जो है असेस हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो असेस में हमने जब हमारे पास मदर आई है तो हमने उसको देखा है ना, बच्चे को देखा, तो हम उसको पूछेंगे। अब असेसमेंट के टाइम पे हम क्या करते हैं, पूछते हैं। सबसे पहले क्या पूछेंगे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, इज द इन्फेंट हैविंग डिफिकल्टी इन फीडिंग। बच्चे को जो है जब आप फीड करवाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हम पूछेंगे कि बच्चे को क्या दौरे भी आते हैं, कन्वर्जन्स। ठीक है, तो हैज ए इन्फेंट हैज ए कन्वर्जन्स। तो 2 चीजें हम पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे कि बच्चे को जो फीड करवाने में दिक्कत आ रही है। सेकंड पूछेंगे कि क्या बच्चे को दौरे आते हैं, सीजर्स आते हैं। 2 चीजें हमने पूछ ली। उसके बाद साथ साथ में हमने क्या करना, आस्क प्लस हमने क्या करना है, लुक लिसन एंड फील। तो जैसे हम पूछ रहे हैं साथ साथ में हमने उसकी ब्रेथ काउंट करनी है। अगर बच्चे की ब्रेथ मान लो 60 से ज्यादा आ रही है तो हमने क्या करना है कि हमने काम रहना है, कोई हरी वरी करने की जरूरत नहीं है। बस जस्ट हमने नोट कर लिया कि बच्चे की जो ब्रेथ है 60 से ज्यादा आ रही है। प्लस हमने देखना है कि चेस्ट ड्रोनिंग, सीवियर चेस्ट ड्रोनिंग तो नहीं हो रही है। चेस्ट ड्रोनिंग में बेसिकली क्या होता है कि इसमें बेसिकली हमने जो है जैसे देखो, सपोज करो चेस्ट ड्रोनिंग में क्या होगा कि जैसे आप अगर आपने पोस्टिंग निक्कू में पोस्टिंग हो तो आपको देखने को मिलेगा जो लोअर चेस्ट का एरिया होता है और अबडमन, जस्ट अपर अबडमन डायफ्राम, वहां पे आपको एक जैसे होल सा देखने को मिलेगा, एक गड्ढा कह सकते हैं जिसको, वो देखने को मिलता है। जब बच्चा इनहेल करता है तो वो सारी चीज अंदर को चली जाती है, तो उस चीज को कहते हैं हम चेस्ट ड्रोनिंग। सो ये चीजें हमने देखनी है कि बच्चा जब इनहेल कर रहा है तो उसमें चेस्ट ड्रोनिंग तो नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, बच्चे का फीवर चेक करेंगे, जो डेली रूटीन है कि फीवर कितना है कितना नहीं है। एक्सिलरी टेम्परेचर हम बच्चे में बेसिकली लेते होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बच्चे की मूवमेंट कैसी है। बच्चे की मूवमेंट हमने बेसिक मेन चीज देखनी कि बच्चा सोया हुआ है कैसा नहीं है। तो हमने मदर को पूछना है कि बच्चा जो है मूवमेंट करता है, अपने आप करता है मूवमेंट। फर्स्ट स्टेप, इन्फेंट मूव हिज ऑन। ठीक है, इज और हन ऑन। सो मदर कहेगी यस या नो। तो उसके हिसाब से हमने देखना है। नेक्स्ट हमने देखना है कि अच्छा अगर मूवमेंट नहीं करते तो फिर आप क्या करते हो, तो वो कहेगी कि मैं थोड़ा सा स्टिमुलस देती हूँ। आप उसको स्टिमुलस देकर भी चेक कर सकते हो, है ना। स्टिमुलस बट देन स्टॉप, आपने स्टिमुलस दिया, मूवमेंट हुई बट बच्चा फिर स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट चीज क्या आई हमारे पास,
आपने स्टिमुलस दिया बट डजंट बच्चा जो है मूव नहीं किया। तो हमने जब बच्चे की मूवमेंट देखनी है तो बच्चे की मूवमेंट हमने चेक करनी है, तो उसमें देखना है, मदर को भी पूछ सकते हैं हम कि बच्चा कब उठा था, है ना। तो उसके बाद हम मूवमेंट करवा के देखेंगे, डज इनफैक्ट मूव ऑन हर, कि मतलब बच्चा अपने आप हिलता डुलता है। वो कहेगी हाँ जी जी या नहीं, जो भी कहेगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगराइजेशन कर लेना। उसके बाद हम पूछेंगे अच्छा जी, फिर आप उन बच्चे को स्टिमुलस, आप कुछ स्टिमुलस देते हो, आपको क्या करते हो, कुछ मारते हो, फिर बच्चा जग जाता है। वो कहेगी हाँ, जब थोड़ा सा मैं इसको हिलाती डुलाती हूँ तो बच्चा जो है एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद फिर से बच्चा जो है सो जाता है या एक्टिविटी उसकी बंद हो जाती है ना। तो उसके बाद हम कहेंगे कि वो कहेगी कि हाँ मैं मतलब उसको एक्टिव तो करने की कोशिश करती हूँ, स्टिमुलस देती हूँ, बट बच्चा कोई मूवमेंट नहीं शो करता है। तो ये भी हमारा एक साइलेंट सिम्टम्स में कैटेगराइजेशन में आता है कि बच्चे को हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट हम बच्चे की अम्बलाइकस देखेंगे, उसमें कोई रेड कलर की कोई ड्रेनेज वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई रेड कलर हो या ड्रेनेज हो। और हम स्किन देखेंगे, स्किन में कोई पस्ट्यूल तो नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, बच्चे की ब्रीदिंग पैटर्न 60 है या 60 से कम है। नेक्स्ट हम देखेंगे चेस्ट ड्रोनिंग, चेस्ट ड्रोनिंग तो नहीं हो रही है। उसके बाद हम बच्चे का टेम्परेचर चेक करेंगे, टेम्परेचर के बाद हम मूवमेंट पे आएंगे, मूवमेंट के बाद हम जो अम्बलाइकल एरिया पे जाएंगे, अम्बलाइकल के बाद हम जो है स्किन, ओवरऑल स्किन चेक करेंगे। इन सब चीजों को चेक करने के बाद हमने क्या साइन सिम्टम की कैटेगराइजेशन कर लेनी है। कैटेगराइजेशन जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया है कि बच्चा जो है कोई फीड नहीं कर रहा है, नो फीड, नो एबल टू फीड। सो बच्चा फीड नहीं कर रहा है, बच्चे को दौरे आ रहे हैं, बच्चे की जो ब्रीदिंग है 60 से ज़्यादा है, और बच्चे का जो टेम्परेचर भी है वो या तो 37.5 डिग्री से ज़्यादा है या 35.5 डिग्री से कम है। तो ये दोनों ही कंडीशन बच्चे के लिए डेंजरस है। तो हमने इस चीज़ को भी नोट डाउन करना है। और बच्चे के स्टिमुलस जो हमने देखा है कि बच्चा जो मूवमेंट कर रहा है बट विद स्टिमुलस कर रहा है और या कर ही नहीं रहा है, तो इस कैटेगरीज में इन साइलेंट सिम्टम्स को पिंक कलर देंगे। पहले हमने क्या देखा कि बच्चा जो फीड ही नहीं कर पा रहा, सेकंड है बच्चे को सीजर्स भी आ रहे हैं, नेक्स्ट चीज हमने देखी कि बच्चे की जो ब्रीदिंग है वो 60 से ज्यादा है, बच्चे की चेस्ट ड्रोनिंग भी प्रेजेंट है, बच्चे को फीवर जो है 37.5 है, ये बच्चे को जो बॉडी है वो हाइपोथर्मिक हो गई है, टेम्परेचर 35.5 से बिलो चला गया है, और लास्ट में हमने देखा कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है विद स्टिमुलस या फिर बच्चा नो स्टिमुलस, विदाउट स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस के साथ भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो ये क्या इसकी क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, ये क्लासीफाई एज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, पहले हमने आस्क किया है, अब हमने उसको क्लासीफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स कि बच्चा जो है पिंक कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है और बच्चे को क्या हुआ है, बैक्टीरियल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चे को हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के पास जाएंगे, आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट। तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, अगर बच्चे को कन्वल्जन्स आ रहे हैं फर्स्ट थिंग तो हम उसको एंटी कन्वल्सन मेडिसिन देंगे। मोस्ट ऑफ द जो एंटीबायोटिक्स हैं, हम अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या जितनी हम डिसीज कंडीशंस पढ़ेंगे उसमें हम जो है IMCI के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ और सिर्फ एम्पिसिलिन या फिर हमने जेंटामाइसिन ही बच्चे को देनी है। सो एंटीबायोटिक्स में हम एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देंगे, एंटी कन्वल्सन मेडिसिन देंगे। सो बच्चे का जो है शुगर लेवल लो ना हो, क्योंकि अगर बच्चे का ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है तो बच्चा जो है हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया से बच्चा शॉक में चला जाता है। तो वो चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने बच्चे का ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट हमने मदर को एजुकेट करना है कि आप जब हॉस्पिटल से एक रेफर कर रहे हैं हम आपको, तो आपने ऑन द वे बच्चे को कैसे वार्म अप रखना है। ऑक्सीजन साथ में भेजनी है जब आप बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हो वन हॉस्पिटल और शिफ्ट नेक्स्ट हॉस्पिटल में, और बच्चे की जो रेफर अर्जेंसी है वो भी आपने ध्यान में रखनी है। सो ये था हमारा फर्स्ट कैटेगरी कि बच्चा, अब आते हैं हमारे पास सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में क्या है कि बच्चे की सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग फास्ट है। सो कितनी फास्ट है, 60 से कम है, ज़्यादा नहीं है, और बच्चे की उम्र कितनी है, 7 से लेके 59 डेज तक बच्चे की जो है उम्र है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बच्चा किस डिसीज कंडीशन के लिए हुआ, निमोनिया के लिए, बच्चे को क्या हो गया है, निमोनिया। अब आप निमोनिया के लिए क्या कर सकते हो, तो आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम बच्चे को एंटीबायोटिक्स ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो एंटीबायोटिक्स में हम जो एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देंगे, ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू वेट फॉर एज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेट फॉर एज देखेंगे कि अगर बच्चे का जो लो वेट है अकॉर्डिंग टू एज उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसमें हम जो है बच्चे को जो फर्स्ट डोज है इंट्रामस्कुलर, अगर बच्चे का वेट कम है अकॉर्डिंग टू एज, तो
आपने उसको IM इंजेक्शन देना है एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन का। क्लियर? और साथ में बच्चे को रेफर कर देना है आपने जो टर्शरी लेवल है या हायर लेवल है उसके ऊपर उस पर रेफर कर देना है। नेक्स्ट चीज क्या है, बच्चे की जो एज है, बच्चे का जो वेट है, वेट फॉर एज नॉर्मल है, कोई लॉस नहीं है, डज नॉट हैव लो वेट फॉर एज। तो आपने इसमें क्या करना है कि आपने बच्चे को अमोक्सिसिलिन देनी है, ओरल एमोक्सिसिलिन देनी है। उसमें क्या था, बच्चे का वेट कम था तो आपने क्या किया था कि आपने एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन दी थी। अब बच्चे का वेट तो ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप ओरल एम्पिसिलिन दोगे और मदर को एडवाइस करोगे घर में केयर कैसे करनी है और आपने हॉस्पिटल रिटर्न कब वापस आना है। हॉस्पिटल का फॉलोअप हम जैसे मैंने आपको पहले ही बताई दिया था स्टार्टिंग में कि निमोनिया के लिए हम 2 दिन के बाद आएंगे। ये था हमारा निमोनिया। अगर आप मानो कि अब बच्चे में फास्ट ब्रीदिंग नहीं है, कोई साइनस सिम्टम नहीं है, तो सेकंड कैटेगराइजेशन येलो में क्या आती है कि जो बच्चे की अम्बलाइकल है वो रेड है, उसमें से पस आ रही है और स्किन में भी आपको पस्ट्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या, ये साइनस सिम्टम क्या शो करता है कि बच्चे को एक लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब सेम, अब यहाँ पे हम पहले एम्पिसिलिन दे रहे थे, अब हमने अमोक्सिसिलिन देनी है। ओरल में हमने अमोक्सिसिलिन ही देनी है दोनों कैटेगराइजेशन में। अगर मैंने गलती से एम्पिसिलिन बोल भी दिया होगा तो अगर आप ओरल दोगे तो आप अमोक्सिसिलिन ही दोगे। उसमें जो निमोनिया वाला केस था उसके लिए 7 डेज के लिए दे रहे थे, इसमें हमने 5 डेज के लिए अमोक्सिसिलिन ओरल देनी है। मदर को एजुकेट करना कि लोकल इन्फेक्शन क्या होते हैं, उसको होम बेस्ड पे कैसे ट्रीट कर सकते हो आप, और हमने मदर को रिटर्न हॉस्पिटल वापस फॉलोअप के लिए आने के लिए कहना है कि अगर सिम्टम्स ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, एडवाइज है मदर वेंट टू रिटर्न इमीडिएटली हॉस्पिटल। कब उनको बताना है, कब आपने वापस जल्दी आना है वापस हॉस्पिटल। नेक्स्ट आपने उनको बताना है फॉलोअप जो है 2 दिन के बाद आप चेकअप के लिए नॉर्मली आओगे। नेक्स्ट उसके बाद बात करूंगी नो साइन ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वेरी सीवियर डिसीज कंडीशन। तो इसमें क्या है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं देखने को मिल रही है, कोई सीवियर डिसीज कंडीशन नहीं है, तो बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो अब आप क्या करोगे कि मदर को जस्ट उनको काउंसिल कर दोगे कि आपने होम बेस्ड केयर बच्चे को कैसे देनी है। ये था हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपने होम बेस्ड केयर कैसे करनी है, तो पहले आपने बच्चे का असेसमेंट लिखनी है कि आपने असेस किया। तो हमने असेसमेंट 2 में कैटेगराइज की, आस्क में और लुक और लिसन में। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया डिसीज कंडीशन को ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। आफ्टर द क्लासिफिकेशन, आफ्टर द कैटेगराइजेशन, हमने प्लान किया ट्रीटमेंट, प्री रेफरल ट्रीटमेंट हमने बच्चे को देके रेफर कर दिया। अगर पिंक कलर में बच्चा आया, अगर येलो कलर की कैटेगराइजेशन में बच्चा बिलोंग कर रहा था, तो हमने बच्चे को एज ए हॉस्पिटल रख के ही उसको ट्रीटमेंट दिया और उसको घर भेज दिया। और ग्रीन कलर में तो हमने वापस बच्चे को घर भेज दिया और उनको बता दिया मम्मी को कि कब वापस आपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके आना है। ये था हमारा बैक्टीरियल। अब हमारे पास आता है जॉन्डिस। अगर बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है तो अब आप क्या करोगे, तो जॉन्डिस वाले केस में क्या बनता है कि सेम हमने सब में आस्क, ठीक है, आस्क लुक लिसन। सबसे पहले हमने पूछना है कि जॉन्डिस फर्स्ट टाइम कब अपेयर हुआ था, व्हेन डिड जॉन्डिस अपेयर फर्स्ट टाइम। आफ्टर लुक लिसन एंड फील। लुक लिसन में, लुक में क्या देखोगे आप, जॉन्डिस देखोगे, कहाँ पे, स्किन पे, ठीक है, देखोगे। नेक्स्ट चीज आप क्या देखोगे कि कौन कौन सा एज, कई बार क्या ऑल ओवर बॉडी कवर होती है, कई बार हैंड्स कवर होते हैं, कई बार एक्सट्रीमिटीज कवर होती है, कई बार बॉडी पूरी फुल कवर होती है, कई बार जो होता है हमारे पास जो है सोल और हैंड्स, हमारे पाम और सोल्स देखने को मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी के हम जॉन्डिस को पढ़ते हैं। जॉन्डिस की कैटेगरीज बेसिकली 4 होती हैं, पर यहाँ पे मैं 2 ही डिस्कस करूंगी आपके साथ। एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बेसिकली जो किसी भी डिसीज कंडीशन के वजह से हुआ है, तो वो कब अपेयर हो जाता है, विद इन 24 आवर। पैथोलॉजिकल मतलब किसी डिसीज कंडीशन, जैसे हेमोलिटिकल डिसीज कंडीशन थी तो उसकी वजह से जनरेट मतलब बच्चे को हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्या है, जॉन्डिस जो है हमें आफ्टर 24 आवर्स देखने को मिल रहा है। तो आफ्टर 24 आवर्स में फिजियोलॉजिकल होगा और बिफोर 24 आवर्स में पैथोलॉजिकल। इसको भूलना नहीं है। पैथो मीन्स डिसीज और डिसीज इमीडिएटली अपना असर देती है, तो वो विद इन 24, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ 24 घंटे में जो आपको जॉन्डिस देखने को मिल रहा है वो पैथोलॉजिकल है, और जो 24 घंटे के बाद आपको देखने को मिला है वो आपका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है।
तो अब हमें पता चल गया कि जो मम्मी ने बताया कि बच्चा जो था, मदर ने हमें जो इन्फॉर्म किया कि जो मदर मतलब बच्चे की जो मदर थी उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 24 घंटे के अंदर अंदर हमें जो है बच्चों में पीलिया देखने को, बच्चा पीला पीला लगा। उन्होंने नेक्स्ट चीज़ क्या बताई कि बच्चे के जो पाम हैं या सोल हैं वो येलो थी। तो हमें पता चल गया कि बच्चों को सीवियर जॉन्डिस हो चुका है। तो हमने बच्चों में मेन चीज़ क्या होती है कि हमने उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना होता है। तो बच्चे का ब्लड शुगर लेवल जो है हमने लो नहीं होने देना है। तो हमने उसको जो ट्रीट करना है, ब्लड शुगर लेवल को ट्रीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि मदर को आप कह सकते हो कि आप ब्रेस्ट फीड कराओ। अगर मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती है तो आप उसको फॉर्मूला फूड दो। फॉर्मूला फीड भी बच्चा नहीं स्वेलो या उसकी सकिंग नहीं हो पा रही है, नहीं मतलब बच्चा ले पा रहा है, तो आप जो है D10 या D5 बच्चे को जो है डेक्सट्रोज आप बेसिकली उसको जो है एडमिनिस्टर कर सकते हो। बट उन्होंने इसमें नहीं बताया हुआ है, तो आप IMSA में चाहे ना लिखें, मैं जनरल आपको बता रही हूँ। तो हमने जो है जैसे ही हमें पता चला कि बच्चे का ब्लड शुगर हमने लेवल जो मेंटेन करना है मदर को गाइड करके, और फिर हमने उसको रेफर कर देना है। रेफर करके हमने मदर को जब हमने रेफर करना है तो मदर को बताना है कि हाउ टू कीप द बेबी वार्म ऑन द वे ऑफ द हॉस्पिटल। आपने जो है बच्चे को जो है कवर करके ही लेके जाना है, बच्चा ठंडा नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल पहुंचने तक। उसके बाद है ये है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब हमारे पास आ गया फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की सबसे पहले सिम्टम ही ये है कि वो 24 घंटे के बाद आता है, और इसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में जो हमारे हाथ और पैर हैं वो येलो नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसमें नॉर्मल जॉन्डिस है, सीवियर जॉन्डिस नहीं है। हम इसको मदर को क्या कहेंगे कि आप बच्चे को जो है मतलब बेसिकली आप बच्चे को घर लेके जा सकते हैं, ठीक है। बच्चे का अगर जो 2 हफ्ते के बाद भी इसका बच्चे के जो सिम्टम्स हैं अगर नहीं मतलब ठीक होते हैं तो आप जो है इसको हॉस्पिटल लेके आ जा सकते हो। हमने देखा है कि बच्चों को जस्ट हल्का सा है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का बेसिकली ये होता है कि 2 हफ्ते के बाद खुद ब खुद सबसाइड हो जाता है, पैथोलॉजिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी। आप बच्चे मदर को गाइड कर सकते हो कि बच्चे को जो अर्ली मॉर्निंग की धूप है वो दिखाओ। उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो जो हमारा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसको जो है कंजुगेटेड में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। तो बस हमने उनको ये गाइड कर देना है, और अगर उनको कहना है कि अगर आप फिर भी आपको सिम्टम्स वर्स होते लगते हैं तो आप वापस हॉस्पिटल चेकअप के लिए आ सकते हो, और आपने 2 दिन के बाद उन्हें फॉलोअप के लिए बुलाना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नो जॉन्डिस। नो जॉन्डिस में क्या है कि कोई भी जॉन्डिस के हमें कोई बच्चों को येलोइश कुछ भी देखने को नहीं मिला है, तो हमने जस्ट मदर को होम बेस्ड केयर मतलब जनरल रूटीन केयर समझानी है और उनको भेज देना है। तो ये था हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस में हमने क्या है पूछना है पहले व्हेन डिड जॉन्डिस इज अपेयर, फिर हमने पूछना है कि कब जो है इसका कलर क्या था, है ना, जॉन्डिस कैसे मतलब देखने को मिला। तो हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। अगर पैथोलॉजिकल है विद इन 24 आवर्स हो रहा है हम पिंक कलर देंगे, अगर फिजियोलॉजिकल है आफ्टर 24 आवर्स हो रहा है तो हम येलो कलर देंगे, और अगर कोई भी हमें सिम्टम नहीं देखने को मिल रहा है जॉन्डिस का तो हम बच्चे को घर भेज देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है डायरिया। तो अब डायरिया बच्चे का मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो डायरिया में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम मदर को पूछेंगे कि डज द इन्फेंट हैव डायरिया, कि बच्चे को डायरिया कब हुआ कैसे हुआ ना, वो चीज पूछेंगे हम। फिर हम बच्चे में देखेंगे क्या क्या देखेंगे, लुक और फील। सो लुक में बेसिकली हम क्या है सबसे पहले बच्चों की मूवमेंट्स जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चों को बच्चा मूव खुद कर रहा है विद स्टिमुलस कर रहा है या मूवमेंट कोई नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ देखेंगे डायरिया में। सबसे पहले हम मूवमेंट नोटिस करेंगे, उसके बाद बच्चा रेस्टलेस है या इरिटेबल है ये भी नोट करेंगे। फिर देखेंगे सनकन आइज, बच्चे की आइज सनकन है क्या, सेकेंड स्टेप सेकेंड साइन देखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे बच्चे की स्किन को पिंच कर रहे हैं। तो बेसिकली हम जो हमारे अडल्ट होते हैं उनमें हम स्किन हैंड से पिंच करके देखते हैं कि जब हमने टर्गिडिटी देखनी होती है तो। बट अब बच्चों में क्या है कि हम उसके अबडमन, सो अबडमन जो एरिया होता है अबडमन वाले एरिया से हमने जो है बच्चे का जो है उसको देखना है। अब्डोमिनल वाला जो एरिया है ना उसको हमने पिंच करना है, पिंच करके हमने जो है देखना है। अगर तो जो मतलब बड़ी स्लोली स्लोली जा रहा है तो उसमें क्या है कि बच्चे को जो है डिहाइड्रेशन है। अगर बच्चे को मतलब चली गई है जा रही है बट स्लो जा रही है तो बच्चों को जो है काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन हुई है। सो मतलब अगर टाइम वेरी मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन है, अगर कम लग रहा है तो माइल्ड डिहाइड्रेशन है।
प्लस इसमें हम देखेंगे डायरिया। डायरिया अगर मैं बात करूं तो जब हम ब्रेस्ट मिल्क, मदर का ब्रेस्ट मिल्क देते हैं तो बच्चों को जो है डायरिया हो जाता है, लूज स्टूल हो जाते हैं। बट डायरिया हम कब कैटेगराइज करेंगे, कब कहेंगे बच्चों को डायरिया हो गया? तो डायरिया हम बेसिकली तब कहेंगे जब उसका पैटर्न और जो मेनली जो है वाटरी डायरिया होगा, तो हम उस कंडीशन में हम कहेंगे फीकल मैटर में वाटरी देखने को मदर कहेगी कि जो फीकल मैटर है बिल्कुल ही वाइटरी, मतलब बिल्कुल वाइट वाइट हो गया है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मदर को कहेंगे कि आप उसको हॉस्पिटलाइज करवाओ। प्लस नेक्स्ट चीज क्या होती है कि ब्लड भी आ सकता है, तो आपने इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना है। तो आपने जो है ब्लड को भी देखना है कि अगर ब्लड आ रहा है तो आपको जो है रेफर करने की जरूरत है बच्चे को। ठीक है, तो ये हमारे लुक में हो गया। लुक और फील में क्या, सबसे पहले हमने उनकी मूवमेंट देखनी है बच्चे की, फिर देखना बच्चा इरिटेबल है या रेस्टलेस तो नहीं है बच्चे में। फिर हमने नेक्स्ट चीज देखनी है जो आईज है उसके सनकन तो नहीं है, और एब्डोमिनल एरिया चेक करना है बाय द पिंचिंग। सो अगर वेरी स्लोली जा रहा है तो सीवियर डिहाइड्रेशन है, अगर स्लोली जा रहा है तो डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ है। ठीक है जी। तो अब हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स सबसे पहले तो ये होगा कि बच्चा विद स्टिमुलस मूवमेंट कर रहा है या कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, तो वो आ गया। बच्चे की आईज सनकन देखने को मिल रही है, और बच्चे की जो स्किन पिंच कर रहे हैं तो वेरी स्लोली जा रही है। तो ये तीनों ही कैटेगरीज, तीनों ही सिम्टम्स हमें जो इंडिकेट करेंगे कि बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन है। आफ्टर द क्लासिफिकेशन वी गो फॉर द आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में बेसिकली मैंने आपको बताया है कि अगर इन्होंने कहा है कि अगर बच्चे को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, कोई भी एंटीबायोटिक्स देने हैं, तो हमने जेंटामेसिन और एम्पिसिलिन जो देनी है वो आईएम देना है। वो दे के हमने बच्चे को रेफर कर देना है हॉस्पिटल के लिए, और उस मदर को गाइड करना है कि आपने बच्चे को ओआरएस रास्ते में पिलाते रहना है ना। ओआरएस हमने बच्चे को सिर्फ सिर्फ ओआरएस आपने देते रहना है। प्लस आपने जो है कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग भी करवानी है, और बच्चे को वार्म रखना है। सो इस तरह से आपने बच्चे को रेफर करना है। अगर बच्चे को कोई भी मतलब लग रहा है कि कोई सीवियर क्लासिफिकेशन नहीं है, डजंट हैव सीवियर क्लासिफिकेशन, तो आपने बच्चे को हॉस्पिटल में स्टे करवाना है और उसको प्लान सी स्टार्ट कर देना है। प्लान सी में बेसिकली हम जो है आईवी थेरेपी देते हैं और प्लस उसके साथ ड्रग्स देते हैं। तो जब आप डायरिया पढ़ोगे तो डायरिया में आपको क्लियर हो जाएगा, मैं आपको जब डायरिया डिस्कस करूंगी तो मैं उसमें आपको प्लान ए बी सी सारा क्लियर करूंगी। इसमें बेसिकली नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट येलो कलर की कैटेगरीज में कौन कौन से आएंगे। तो येलो कलर की कैटेगरीज में आएंगे हमारे पास रेस्ट इरिटेबल बच्चे, जो रेस्टलेस हैं, ये इरिटेबल हो गए हैं, सनकन आईज हैं, और स्किन जो है बैक जा रही है बट स्लो जा रही है, तो उसमें हम जो है बच्चों को सम काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन या माइल्ड मॉडरेट डिहाइड्रेशन हम उसको कह सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट। तो इसमें येलो कलर में जब भी आपने कैटेगराइजेशन देनी है तो आपने जो है लो वेट फॉर एज देनी है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, डायरिया हो गया, फिर हमारे पास लो बर्थ वेट बेबीज आएंगे, तो उस सब में आपने जो है बच्चे को लो वेट टू एज आपने कैटेगराइजेशन पहले देनी है। तो अगर बच्चा जो लो बर्थ वेट है तो आपने उसको जो है आईएम एम्पिसिलिन जो है जेंटामेसिन देना है, प्लस उसको रेफर करना है, और आपने ओआरएस भी मदर को कहना है कि पिलाते रहना है रास्ते में जाते जाते। आपने कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करनी है आपने। प्लस अगर बच्चे का वेट जो है अब डज नॉट लो वेट फॉर एज, तो अब आप क्या करोगे, आप प्लान बी पे जाओगे। प्लान बी पे बेसिकली क्या है, हम जो है जो हॉस्पिटल बेस्ड केयर बनते हैं, जैसे ओआरएस हो गया या आईवी थेरेपीज, जो मतलब स्लाइटली जो नीडेड फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग हम उनको देंगे। नेक्स्ट है नो साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिहाइड्रेशन। कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है क्लासिफिकेशन डिहाइड्रेशन की में डालने के लिए, तो हमने प्लान ए स्टार्ट कर देना है। प्लान ए मतलब बच्चे को डायरिया है, मे बी ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो, तो आप क्या दे सकते हो, होम बेस्ड केयर दे सकते हो। होम बेस्ड केयर में बेसिकली हम आप दाल का पानी दे सकते हो, जूस दे सकते हो, सूप दे सकते हो, नमकीन लस्सी दे सकते हो आप, जो भी आपके घर में जो नॉर्मल लिक्विड डाइट अवेलेबल हो जो बच्चों को लिए हार्मफुल ना हो वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपने मदर को कहना है कि आपने जब आपको बच्चा लगता है कि ज़्यादा सीरियस हो गया तो इमीडिएटली आपने रिटर्न आना है, देन इमीडिएटली रिटर्न टू हॉस्पिटल। अगर बच्चा ठीक है 2 दिन मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2 दिन के बाद हॉस्पिटल आ सकते हो। तो ये है हमारा डायरिया। आगे हमारे पास आता है फीडिंग प्रॉब्लम्स। जब बच्चे को अगर फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है और बच्चा जो है लो बर्थ वेट बेबी है, तो हम उसको कैसे हॉस्पिटल में मतलब उनको कैसे कहेंगे, मदर को क्या क्या गाइड करेंगे, क्या पूछेंगे, तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, आस्क। सबसे पहले वही चीज है, आस्क लुक और लिसन।
तो आस्क में आप पूछोगे, अब इसमें क्या है, अब ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही है तो हम फीड के बारे में पूछेंगे। पहले डायरिया की थी तो मूवमेंट के बारे में पूछे थे, पिछले जॉन्डिस था तो हम कलर के बारे में पूछे थे, उससे पीछे अगर बैक्टीरिया था तो हमने उसमें बच्चे का जो है अपनी रेस्पिरेटरी पैटर्न देखा था, उसके साथ हमने टेम्परेचर चेक किया था, चेस्ट ड्रॉनिंग देखी थी बच्चे की। तो मतलब अकॉर्डिंग टू अपने मतलब लॉजिकली चीजें सोच के आपने रखना है कि अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग आ गई है तो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछेंगे मदर को। तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि हाउ मेनी टाइम ब्रेस्ट फीड बेबी इन 24 आवर्स, कि बच्चा जो है 24 घंटे में कितनी बार फीड लेता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि ब्रेस्ट फीड के साथ आप कुछ और भी ड्रिंक देते हो। इसमें बेसिकली नेक्स्ट आप पूछोगे कि डज इन्फेंट यूजली रिसीव एनी अदर फूड और ड्रिंक। यस, इफ शी से यस देन आप पूछोगे क्या। ठीक है, उसके बाद आप लुक पे आओगे। लुक और लिसन में आप क्या देखोगे, आप बच्चे का वेट देखोगे। अगर बच्चे का वेट लेस देन 1800 ग्राम है, ठीक है, पहली चीज, पहली कैटेगराइजेशन होगी कि बच्चे का वेट जो है 1800 ग्राम से कम है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे का वेट फॉर एज। सो वेट फॉर एज में बेसिकली क्या है, हम जो है वेट अंडर वेट की कैटेगराइजेशन करते हैं कि अगर बच्चे की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है लेस देन 3 आ रही है, 2 आ रही है स्कोर, या मोर देन 2 आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कैटेगराइजेशन करेंगे। प्लस हम देखेंगे इसमें बाइटी पैच तो नहीं है माउथ अल्सर में। हमने पूछना क्या है, बच्चा कितने टाइम फीड लेता है, ठीक है, 24 घंटे में कितनी फीड लेता है। और सेकंड चीज पूछेंगे कि बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड के साथ कुछ और भी देते हो, तो ये हम आस्क करेंगे। अगर मैं लुक और लिसन की बात करूंगी तो आपने सबसे पहले वेट चेक करना है। वेट चेक करने के बाद आपने जो वेट फॉर एज देखनी है कि अकॉर्डिंग टू एज वो कितना जो उसका अंडर वेट गया है, बच्चा 2SD गया है, मोर देन 2SD चला गया, लेस देन 2SD है, या मोर देन 3SD है, या 3SD। तो वो चीजें आप देखोगे। उसके बाद आप देखोगे कि बच्चे के माउथ में कोई अल्सर्स तो नहीं है, पैच तो नहीं है माउथ अल्सर में, बिकॉज ओरल थ्रश होने के बच्चों को चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में उसको भी हम उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, तो उसको भी साथ में लेके चलेंगे। तो इसमें साइन एंड सिम्टम में पता चल गया कि बच्चे का वेट जो है 1800 ग्राम से कम है और बच्चे की एज कितनी है, 7 दिन से कम है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर बच्चे जो है -3SD चल रहा है उसका वेट फॉर एज, तो और उसकी उम्र 7 से 59 डेज है, तो उस कैटेगरी में भी आपको वेरी लो बर्थ वेट बेबीज में बच्चे को डालोगे और बच्चे को रेफर करोगे। रेफर करने से पहले आप ब्लड शुगर को लेवल को मेंटेन करके उनको सिखाओगे कि कैसे आपने मेंटेन करना है, और बच्चे का टेम्परेचर चेक करोगे। टेम्परेचर चेक करके मदर को और बच्चे को रेफर कर दोगे फर्दर नेक्स्ट हॉस्पिटल के लिए। तो हमने वेट चेक किया था बच्चे का, 1800 ग्राम से कम था, और जो हमारा 7 दिन का बच्चा था, और दूसरा बच्चा जो हमारे पास आया था उसका जो वेट फॉर एज था वो 3SD था, -3SD था। उसकी उम्र जो है 7 से 59 डेज के बीच में बिलोंग कर रही थी, तो हमने उसको भी रेफर कर दिया। कैसे रेफर किया, हमने उसका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन किया, मदर को कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट मेंटेन रखो, ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ और बच्चे को वार्म रखना ऑन द होल वे ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फीडिंग प्रॉब्लम। अब बच्चे को सेकंड चीज क्या है, बच्चे को फीडिंग प्रॉब्लम, जस्ट बच्चे को फीड प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने पूछना है कि बच्चा अटैच होता है प्रॉपर। ठीक है, बच्चे की अटैचमेंट देखनी है सबसे पहले। अटैचमेंट वो कहेंगे होती है नहीं होती है उसके हिसाब से। फिर हम पूछेंगे सकिंग अच्छी है, सक करता है बच्चा जो फीड करवाते हो। उसके बाद हम पूछेंगे कि दिन में कितनी बार बच्चा फीड लेता है, 8 बार से कम लेता है या 8 बार से ज्यादा लेता है। उसके बाद हम पूछेंगे कि रिसीव अदर देन फूड, हम पूछेंगे कि कोई और भी चीज भी लेता है बच्चा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर हमने कैटेगराइजेशन, जब हमने कैटेगराइजेशन करनी है तो हमारी जो फीडिंग प्रॉब्लम है, लो बर्थ वेट क्यों आ रहा है बच्चे का, मदर का है कि अटैच नहीं होता प्रॉपरली, नॉट सक प्रॉपरली। ठीक है, बच्चा जो है 8 टाइम से कम फीड लेता है, 24 घंटे में 8 टाइम तो नहीं ले पाता मैडम, तो वो चीज भी आप रखोगे। वो कहेगी कि मैं ये दूध नहीं पीता तो मैं इसको कुछ और फूड खाने को दे देती हूँ। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारी चीजें हमें क्या बताएंगे कि बच्चा जो है फीडिंग प्रॉब्लम से सफर कर रहा है या बच्चा लो बर्थ वेट बेबी है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप सबसे पहले मदर को काउंसिल करोगे कि आपने जो है फीड के साथ कुछ और नहीं देना है, मदर मिल्क ही देना है आपने, उसके साथ आपने कोई भी एक्स्ट्रा फूड नहीं देना है। प्लस अगर बच्चा अटैच नहीं हो रहा है, सकिंग प्रॉपर नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको कि आप, मैं क्या करूंगी या आप क्या करोगे, आप मदर को गाइड करोगे ब्रेस्ट के साथ अटैच कैसे करवाना है बच्चे को। पोजीशनिंग बेसिकली हम उनको क्लियर करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की। नेक्स्ट हम उनको कहेंगे कि आपने जो है फ्रीक्वेंसी ब्रेस्ट फीडिंग की इंक्रीज करनी है, दिन में एटलीस्ट 8 टाइम्स आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना ही करवाना है।
नेक्स्ट हमने उनको बेसिक मेन चीजें क्या सिखानी है कि आपने उनको यही सिखाना है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है या ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप एनिमल मिल्क दे सकते हो या फॉर्मूला फीड भी आप दे सकते हो। बट आपने उनको सीधा सीधा ये सजेस्ट करना है कि आपने ओनली एन कटोरी चम्मच फीडिंग करनी है। आपने जो प्लास्टिक की बोटल्स हैं वो नहीं यूज करनी है, बिकॉज वो भी एक बेसिक रीजन है कि वो बच्चे को काफी ओरल इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो आपने जब भी एनिमल मिल्क या एक्सट्रैक्टेड मिल्क देना है तो आपने कटोरी और स्पून ही प्रेफर करना है। नेक्स्ट बात करूंगी थ्रश की। अगर ओरल थ्रश में हमने पढ़ा था तो ओरल थ्रश अगर प्रेजेंट है तो हमने मदर को उसको एजुकेट करना है कि आप घर में जाके इसको ट्रीट कर सकते हो। बच्चा जो है लो बर्थ वेट एज है पर उसका जो है 2 SG से कम है, तो उसमें आप क्या करोगे कि आप उसको मदर को कहोगे कि वार्म करो, बच्चे को कैप करो, हेड कैप करो, ग्लव्स पहनाओ हैंड्स में, और जो है सॉक्स पहनाओ पैरों में। उसके साथ क्या होगा, बच्चा वार्म रहेगा। अगर सीजन के अकॉर्डिंग सर्दियां चल रही हैं जैसे अभी, तो आप जो है उनको कपड़े अच्छे मतलब मोटे कपड़े पहनाओ ताकि जिसकी जो वार्मथ है वो मेंटेन रह सके। नेक्स्ट, अगर ब्रेस्ट और निप्पल की प्रॉब्लम आ रही है तो ब्रेस्ट और निप्पल की प्रॉब्लम में आपने क्या करना है, मदर को एजुकेट करना है कि आपने इस कंडीशन से कैसे डील करना है। ठीक है जी। और आपने उसके बाद बच्चे को मदर को घर भेज देना है। उनको कहना है कि 2 दिन मैंने आपको पहले कहा था कि लो बर्थ वेट बेबी है, तो आपने कहना है ओरल थ्रश वाले बच्चों को आपने कहना है कि अगर बच्चे को सिर्फ ओरल थ्रश है तो आपने उनको कहना है कि 2 दिन के बाद आ जाना। अगर बच्चे का लो बर्थ है तो आपने उनको कहना है कि आप 14 दिन के बाद मेरे पास आओगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो जो बच्चे का वेट है, कोई वेट में कोई डिविएशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई फीडिंग प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपने जो है कि बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने उनको होम बेस्ड केयर एडवाइस कर देनी है कि आप उनकी फीडिंग इंप्रूव करो, वार्मथ रखो, बच्चे से बात करो, ये सारी चीजें आपने उनको बता देनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जब हम असेस करें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछ रहे हैं मदर को, तो मदर को हमने सबसे पहले ये पूछना है कि आप 24 घंटे में कितनी बार देते हो। ठीक है। आपने उसके बाद आपने कहना है कि बच्चे को अगर फीड करवा दी है तो पिछला प्रीवियस साल में हमने अगर करवा दी है तो आपने फीड करवाने को नहीं कहना है। अगर नहीं करवाई है तो फीड करवाओ। आपने देखना है जब बच्चे को मदर फीड करवा रही है तो आपने देखना है कि बच्चा अटैच प्रॉपरली, नॉट अटैच, नॉट वेल अटैच, या फिर गुड अटैच। 3 कंडीशन हमारे पास आएंगी कि बच्चा अटैच ही नहीं हुआ, अटैच हुआ, नॉट वेल अटैच, और गुड अटैच। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे की जो हमारी जो अटैचमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे कि हम जो अटैचमेंट देखते हैं तो अटैचमेंट में क्या देखते हैं, सबसे पहले बच्चे का जो बच्चा है, बच्चा ब्रेस्ट को, जो बच्चे की चिन है वो ब्रेस्ट को टच कर रही है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्या आएगी, माउथ वाइडली ओपन, बच्चे का मुंह खुला होना चाहिए, प्रॉपरली ओपन होना चाहिए। जो नीचे वाला लिप है वो आउटवर्ड को होना चाहिए, बाहर को होना चाहिए, दबा नहीं होना चाहिए ब्रेस्ट के साथ। नेक्स्ट जो एरियोला जो है वो विजिबल होगा, एरियोला विजिबल होगा देन बिलो दी माउथ। तो ये चीजें देखने की, जो बच्चे के चिन्ह है वो ब्रेस्ट को टच कर रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ब्रेस्ट को टच कर रही है कि नहीं कर रही है, बच्चे के जो अपना लिप है वो आउटवर्ड है या नहीं है, अरियोला विजिबल है या नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे गुड अटैचमेंट के हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सकिंग। सो सकिंग में हम देखेंगे वही नॉट सक, सक बट नॉट वेल सक, और सकिंग इज गुड। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो हम उन मदर को गाइड करेंगे कि कैसे आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो। इन केस जो है डज मदर पेन विद ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मान लो कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड, मदर को मतलब पेन हो रही है, हो सकता है कि मदर का जो निप्पल्स हैं वो फ्लैट हैं, इन्वर्टेड हैं, इवर्टेड हैं, या फिर सोर निप्पल्स हैं, ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट है, पस फॉर्मेशन है। सो ये सारी कंडीशंस में डिफिकल्टी हो सकती है मदर को, तो हम उसको उसके लिए भी एजुकेट करेंगे हाउ टू हैंडल दिस कंडीशन एंड हाउ टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। सो ये सारी चीजें हम जो है लो बर्थ वेट बेबीज में या फीडिंग प्रॉब्लम वाले बेबीज में कवर करेंगे। तो हमने इसमें पढ़ा कि पहले हम बच्चे को, मदर को पूछेंगे कि कितनी बार बच्चा दिन में फीड ले रहा है, ठीक है, और उसके साथ आप क्या दे रहे हो, उसके हिसाब से हम उसके वेट हाइट वो है जो
चेक करेंगे और उसको रेफर कर देंगे। सेकंड कंडीशन थी कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछ लिया, अटैचमेंट सकिंग के बारे में हमने पूछ लिया, उसके बाद हम थ्रश पूछेंगे, माउथ का थ्रश देखेंगे वो तो नहीं है। मदर को पूछेंगे ब्रेस्ट निप्पल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेस्ट की अटैचमेंट नहीं होती हो, सकिंग ना प्रॉपर हो, मदर को कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीजें उनको पूछेंगे। अगर बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो हम बच्चे को घर भेज देंगे और मदर को रूटीन केयर के लिए एडवाइस करेंगे। तो ये था हमारा फीडिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि हमने जो बच्चे को है, यंग इन्फेंट्स हैं, तो उनको हमने सारी चीजें देखनी है। अगर हमारे पास अब 0 से 2 मंथ की बात कर रही हूँ तो उसमें जो है जितने भी हमारी वैक्सीन आती है सारी की सारी लगी होनी चाहिए। असेस अदर प्रॉब्लम्स, बाकी प्रॉब्लम्स भी हमने देखनी है, बाकी प्रॉब्लम्स को हमने इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट हम डेवलपमेंटल सपोर्ट मदर को बताएंगे कि आपने डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस क्या करनी है, कैसे बच्चों को आप सपोर्ट करोगे उसके डेवलपमेंट में, वो मैं आपसे आगे की स्लाइड में डिस्कस करूंगी। और मदर को काउंसिल करूंगी कि अपनी हेल्थ की अब वो कैसे मेंटेन करके रख सकती हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस द नंबर ऑफ टाइप्स। जैसे हमने आज जॉन्डिस डिस्कस किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिस्कस किया, डायरिया डिस्कस किया है आपके साथ, फिर हमने लो बर्थ वेट पर बेबीज प्लस फीडिंग डिस्कस की है। तो ये सारे कौन से बच्चों को हमें देखने को मिल रही है, हमें देखने को मिल रही है 0 से 2 महीने के बच्चे में। तो अब बेसिकली हमने सारी कुछ साथ साथ में पढ़ ही लिया है कि कब रेफर करना है, कब नहीं रेफर करना है। तो आपने अपने दिमाग में रखना है कि अगर हमें पूछ लिया जाता है कि मदर को क्या काउंसिल करोगे, तो अब मदर को रेफर के बारे में सबसे पहले काउंसिल करोगे कि क्यों जरूरी है, कब जरूरी है, कैसे जाना है, वो सारी चीजें आप उनको बताओगे। ठीक है। नेक्स्ट, बार बार मैंने आपको बताया है कि हमने जो है प्री टर्म लो बर्थ जो ब्लड शुगर लेवल है उसको प्रिवेंट करना है कि बच्चे का जो शुगर लेवल लो ना हो। तो हम 3 कंडीशंस देखते हैं। पहले हम बच्चे को देखते हैं कि ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो हम ब्रेस्ट फीड करने के लिए कहेंगे मदर को। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड देम, देन वो स्वेलो कर पा रहा है बट ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है। 2 कंडीशन होती हैं कि पहले तो वो होगी ब्रेस्ट फीडिंग एबल ही नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि ब्रेस्ट फीड कर पा रहा है बट वो सॉरी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है बट स्वेलोइंग उसकी है, तो हम उसको जो है एक्सट्रैक्टेड मिल्क या एनिमल मिल्क दे सकते हैं। अगर इन केस हमारे पास मिल्क नहीं अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको चीनी भी दे सकते हैं, शुगर दे सकते हैं। 4 चम्मच आपने 200 ml पानी में घोल के बच्चे को देने हैं। कितने देने हैं आपने, एक टाइम में आपने 20 से 50 ml जो आप दे सकते हो। सो ये हमने उनको गाइड कर देना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि हमने वार्मथ कैसे रखना है, जैसे हमारी कंगारू मदर केयर है, वो सारी चीज हमने उनको समझानी है कि मदर के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बना के रखना है, बच्चे को कैपिंग करनी है, बच्चे को अपराइट पोजीशन करनी है, बच्चे को मदर ने अपने जो मतलब ब्लाउज है या अपना जो भी शर्ट डाली है बटन वाली, तो उसमें उसने जो गाउन वेयर किया हुआ है तो उसको ओपन करके उसके अंदर रखना है और फर्दर फिर बैक उसको रिकवर कर लेना है विद द शॉल, ब्लैंकेट्स जो भी अवेलेबल है। और हमने जो टेम्परेचर है रूम का वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रखना है। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है। अगर मदर अवेलेबल नहीं है तो फादर या अदर गार्डियंस भी इसको दे सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है, कोई देने को प्रेफर नहीं कर रहा, तो हमने क्या करना है, हमने बच्चे को 3 से 4 लेयर्स जो है कपड़े की पहनानी है, उसको कैपिंग करनी है, उसको सॉक्स वेयर करवानी है, ये सारी चीजें हम उनको करेंगे। उसके बाद क्या है कि बच्चे को जो है, जब हम बच्चे को हॉस्पिटल भेज रहे हैं तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट मेंटेन करके रखना है और कवर करके रखना है बच्चे को 3 से 4 लेयर के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हम बच्चे को अगर काउंसिल करना है मदर को, तो हम सबसे पहले उनको रेफर के बारे में समझाएंगे और बच्चे का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट हम उनको समझाएंगे वार्मथनेस की क्या जरूरत है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि अगर बच्चा जो लोकल इन्फेक्शन हो गई है, जॉन्डिस हो गया है, तो आप होम बेस्ड केयर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम मदर को किस बारे में बताएंगे, अगर मदर को क्या टीच करना है कि आपने जो ओरल ड्रग्स हैं एट होम कैसे देनी है। तो सबसे पहले हमने जो है उनको फर्स्ट जो है डोज को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे मेजर करना है, पहले एज ए नर्स हम उसको डेमोस्ट्रेट, मदर को डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। फिर मदर से हमने बेसिकली रीडेमोस्ट्रेट जो है ऑब्जर्व करनी है, री डेमोस्ट्रेशन लेनी है, मदर करेक्टली कर रही है नहीं कर रही है, उसको सारी मेडिसिन टाइम टू टाइम जो है समझानी है और उनसे री फीडबैक लेनी है कि उनको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद जो लोकल इन्फेक्शन है उसके बारे में बताना है कि आप घर में कैसे ट्रीट कर सकते हो और आपने कब कब जो है वापस
आना है। तो लोकल इन्फेक्शन हो गया, ड्रग्स के बारे में हो गया, अगर स्किन के पस्ट्यूल्स वगैरह हैं, अगर जैसे हम इम्ब्लाइकल इन्फेक्शन पढ़ रहे थे या स्किन पस्ट्यूल्स पढ़ रहे थे, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जेनिटेन वॉयलेट एक ऑइंटमेंट आती है, वो आपने जो है बच्चे के जो अगर ओरल थ्रश है या मतलब सॉरी अपना स्किन इन्फेक्शन है या स्किन पेस्ट्यूल है तो उसके ऊपर आप अप्लाई करते हो। तो हैंड वॉश करने हैं अप्लाई करने से पहले भी, और हैंड जो है अगर आपने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद भी आपने वॉश करने हैं। मदर को बेसिकली हमने वही एजुकेशन देनी है जो हमने पीछे डिस्कस की है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि आपने 24 आवर्स में 8 टाइम देनी है, सकिंग चेक करनी है, स्वेलिंग चेक करनी है। अगर बच्चा वेरी लो बर्थ वेट बेबीज है तो आपने उसको जो फ्रीक्वेंसी है बच्चे की फीड की आपने वो इंक्रीज करनी, जैसे जैसे जब जब बच्चा उठता है तो आपने उसको ब्रेस्ट फीड करना है, बच्चे को मतलब बच्चे को ठंडा नहीं होने देना है आपने, और बच्चे को जो है अदर फूड नहीं देना है। उसके बाद हमारे पास आता है यंग इन्फेंट फॉर फीडिंग प्रॉब्लम। तो फीडिंग प्रॉब्लम हमने पढ़ी ली है कि बच्चे की या तो अटैचमेंट प्रॉपरली नहीं है या उसकी सकिंग प्रॉपरली नहीं है, तो उस चीज को हम जो है मैनेज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि हमारे पास जो मदर मिल्क है तो अगर बच्चों हमें देखो सपोज करो कि आपकी अटैचमेंट नहीं हो रही है या सकिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप फर्दर किस चीज के लिए जाओगे, आप एक्सट्रैक्टेड मिल्क की तरफ, एक्सप्रेस मिल्क की तरफ जाओगे। तो आपने मदर को एजुकेट करना है कि हाउ टू एक्सप्रेस द मिल्क, आपने दूध कैसे निकालना है। तो मदर को बेसिकली हमने कहना है कि जो ब्रेस्ट है उसको होल्ड करना है बिटवीन द 2 फिंगर्स एंड विद द थंब हमने प्रेशर अप्लाई करना है ऑन दी ब्रेस्ट। और उसके साथ क्या होगा कि जो मिल्क है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, निकल जाएगा, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमने उनको कहना है कि आपने ऐसे एक्सप्रेस करके मिल्क जो है लेके आना है, और उनको कहना है कि जो पोजीशन है आपने स्ट्रेट पोजीशन ही आपने बेसिकली प्रेफर करनी है। जब आपने होल्ड किया है विद फिंगर और थंब तो आपने ब्रेस्ट को स्क्वीज करना है। आप 5 to 6 टाइम आप स्क्वीज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो फीड आनी शुरू हो जाएगा, मिल्क आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने किया है मदर को, अगर मदर को क्लियर करना है कि अगर मदर नहीं है तो आप जो है बेसिकली किसी डोनर से भी मिल्क ले सकते हो। हमारे हॉस्पिटल तो बेसिकली जो है मिल्क बैंक बना हुआ है, तो वहाँ पे मदर्स अपना मिल्क डोनेट भी करती हैं और वहाँ से मदर जो मिल्क वो लेती भी हैं। तो मिल्क डोनेट करने के लिए भी कोई पैसे नहीं मिलते हैं और ना ही मिल्क लेने के लिए कोई पैसे लिए जाते हैं हॉस्पिटल से। सो बेसिकली मेन यही है कि हमने जो है बच्चों को प्रेफर करना है ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट मिल्क। आफ्टर दैट अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पा रहा तो आप जो है एनिमल मिल्क या फिर आर्टिफिशियल फीडिंग पे आ सकते हो। नेक्स्ट हमारे अगर मैंने बात की थी आपके साथ कि थ्रश, अगर थ्रश है तो ओरल थ्रश है तो उसको आप कैसे मतलब कि होम जाके घर पे जाके कैसे मतलब उसको ट्रीट करोगे। तो आपने क्या करना है बेसिकली हैंड वॉश करने हैं। उसके बाद आपने जो है सॉफ्ट कोई भी क्लॉथ लेना है, जैसे मसलिन का कपड़ा ले लो आप, उसके फिंगर के ऊपर आपने क्या करना है उसको वेट करना है। पहले तो कपड़ा अप्लाई करना है, कपड़े को वेट करना है फिंगर के ऊपर अप्लाई करके, फिर आपने उस पर सोल्टी वाटर लगाना है। सोल्टी वाटर लगा के माउथ को उसके साथ आपने वाइप करना है। वाइप करने के बाद आपने जो है जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जेनिटेन वॉयलेट एक ऑइंटमेंट आती है, या फिर हमारे पास जो है क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल हमारे पास एक माउथ पेंट आता है तो आप वो भी लगा सकते हो, जो भी अवेलेबल हो। आप जेरेटिन वॉयलेट भी लगा सकते हो, या क्लोट्रिमाजोल जो एक ऑइंटमेंट होती है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना आपने पैच पे अप्लाई कर देना है और उसके बाद आपने हैंड वॉश करने हैं। सो ये सॉरी उसके बाद क्या फीडिंग प्रॉब्लम को आप कैसे मतलब अगर बच्चे को फीडिंग प्रॉब्लम है तो आप मदर को क्या काउंसिल करोगे, तो आप निप्पल प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट करोगे। ठीक है, तो आपने कहना है कि अगर इन्वर्टेड निप्पल है तो आप मदर को कहोगे कि आप फिंगर के साथ उसको होल्ड करके फिर प्रेस करो। सोर निप्पल है तो आप मदर को कहोगे कि आप प्रॉपर, अगर सोर निप्पल है तो उसमें आप मदर को कहोगे कि पोजीशनिंग प्रॉपर रखें ताकि उनको कम से कम पेन हो। इंगोर्ज ब्रेस्ट है तो आप मदर को जो वार्म कंप्रेशंस होते हैं वो कहेंगे कि आप वो अप्लाई करो फिर आप ब्रेस्ट फीड करो। अगर मदर के ब्रेस्ट अपसेस है तो आप जो अगर एक ब्रेस्ट में अपसेस है तो सेकंड से ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो, ओनली एंड ओनली फिजिशियन एडवाइस के ऊपर। ठीक है, अदरवाइज आप जो है मतलब जो बच्चा है या मदर है उसको जो है आप क्या करोगे एनिमल मिल्क के लिए कहोगे कि आप एनिमल मिल्क
दो। नेक्स्ट, लो बर्थ वेट बेबी को अगर होम में है तो उसके वेट मतलब वेट मैनेजमेंट के लिए आप KMC मदर को गाइड करोगे, टेम्परेचर के बारे में गाइड करोगे, वो सारी चीजें आप उनको कहोगे। और बच्चा अगर सिक भी है तो भी हमने उनको कहना है कि आपने इम्यूनाइजेशन करवानी है। तो ये थे हमारे जो हमने काउंसलिंग किस किस चीज के ऊपर देनी है। तो सबसे हमने पहले डिस्कस किया कि रेफर क्यों जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमने रेफर करते समय सबसे जरूरी जो है ब्लड शुगर को मेंटेन करना है, जो बच्चा है उसको वार्म रखना है, बाय कंगारू मदर केयर, कीप द यंग इन्फेंट वार्म, लोकल इन्फेक्शन अगर हो गई हैं तो ड्रग्स देनी है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, प्लस मदर को घर में क्या क्या करना है उसके बारे में हमने बताना है, और अम्बलाइकल को हमने कैसे ट्रीट करना है मेनली। फीडिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमने उसको करेक्ट पोजीशन के बारे में बताना है, रेस्ट एक्सप्रेस मिल्क के बारे में बताना है। ये सारी चीजें हमने उसके साथ डिस्कस करनी है। अगर ओरल थ्रश है तो उसके बारे में। लास्ट और नॉट द लीस्ट, काउंसिल द मदर फॉर द डेवलपमेंटल सपोर्ट। सो कई बार क्वेश्चन हमें जो अकेला आ जाता है डेवलपमेंटल सपोर्ट, तो हमें लगता है कि डेवलपमेंटल सपोर्ट हम क्या दे सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है हमने कि डेवलपमेंटल सपोर्ट में पहले मदर को पूछना है कि आप बच्चे के साथ कैसे प्ले करते हो, हाउ डू यू प्ले विद बेबी, हाउ डू यू टॉक विद बेबी, हाउ डू यू गेट योर बेबी स्माइल। सो इसके बारे में हमने उनसे पूछना है। नेक्स्ट क्या है, लुक में क्या करोगे कि हाउ डज केयर गिवर शो ही और शी अवेयर अबाउट द चाइल्ड मूवमेंट। सो हमने पूछना है कि आपको वो कितनी अवेयर है। प्लस हमने जो है बच्चे को जो कंफर्ट है वो देखना है मदर और बच्चे का कितना है। लुक में हम सिर्फ ये चीज नोटिस करेंगे, फिर हम मदर को काउंसिल करेंगे कि आप जो है बच्चे के साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो और फिर आप उससे टॉक करो, ठीक है। मतलब आपसे प्ले प्ले प्लस टॉक करो उसके साथ, तो बच्चा जो कंफर्टेबल होगा आपके साथ कम्युनिकेट भी करना स्टार्ट कर देगा। अगर मदर रिपोर्ट शी डज नॉट टॉक और टॉक विद हार्शली, देन मदर को कहना है कि आपने बेसिकली आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाना है और बच्चे को जेंटली होल्ड करना है, देन टॉक करनी है। कि अगर आपके पास बच्चा है आपने गुस्सा नहीं करना है, हार्श नहीं होना है बच्चे के साथ। अगर बच्चा रो रहा है कुछ भी कर रहा है तो हमने बच्चे के आईज में आईज डालनी है, बच्चे को होल्ड करना है और उसके साथ टॉक करनी है। उसके बाद मदर को कहना है कि अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है। केवल मदर डिप्रेस होती हैं, थिन होते हैं, सिक होते हैं, क्यों सिक हैं कि बच्चा या तो हॉस्पिटलाइज है या रेफर हो गया है या रेफर कर दिया गया था, तो उसकी वजह से भी मदर के ऊपर इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले उनको पूछना है कि आपको ब्रेस्ट प्रॉब्लम है, अगर देखना है कि उनकी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो आपने उसके बारे में उनको एजुकेट करना है। जैसे मैं आपको पहले बताया कि अगर एक्नॉलेजमेंट है तो आप बॉम कंप्रेशन करोगे, अगर सोर निप्पल है तो उनको पोजिशन और अटैचमेंट के बारे में बताओगे, अगर ब्रेस्ट इन्फेक्शन है तो आप उनको कहोगे कि डॉक्टर की सलाह से आप फीड करवाओ। अगर अपने जो निप्पल्स हैं वो फ्लैट निप्पल है, इन्वर्टेड निप्पल है, इवर्टेड निप्पल है, तो आपने कहना है कि आपने जो निप्पल है उसको होल्ड करना है, देन बच्चे को अटैच करवाना है। उसके बाद आपने प्रॉपर लैक्टेशन के बारे में बताना है। प्लस मदर को जो है आयरन फोलिक एसिड कैल्शियम टैबलेट्स लेने को कहना है। आयरन फोलिक एसिड हम सभी जानते हैं कि हमने जो है उसमें आयरन और फोलिक का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 60 mg एलिमेंट आयरन होती है और 500 जो माइक्रोग्राम है mg है वो हमारे पास फोलिक एसिड होता है। मतलब 500 mg हमारे पास फोलिक एसिड है और 60 ग्राम हमारे पास आयरन है। कैल्शियम हमने 500 mg मदर को देनी ही देनी है, वो ट्वाइस अ डे देनी है। और फोलिक एसिड हमने मतलब वंस अ डे देनी है। टोटल हमने 180 डेज हमने बिफोर और आफ्टर प्रेगनेंसी हमने देनी है मदर को। कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताना है और जो हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, एड्स वगैरह है, इसके बारे में भी उनको हमने अवेयर करना है। नेक्स्ट बात करूंगी कि जो हमें कब कब हमने मदर को कहना है कि कब आपने जो बच्चे को हॉस्पिटल लेके आना है। एडवाइस है मदर हाउ टू रिटर्न, व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली हॉस्पिटल। सो बच्चा जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है या ड्रिंक्स पुअरली कर रहा है, बच्चा सिक लग रहा है आपको, बच्चा जो है कोल्ड है, ठंडा हो गया है, टच से आपको पता लग रहा है, बच्चे को फीवर है, फास्ट ब्रीदिंग है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, येलो पेल है और डायरिया बच्चे को देखने को मिल रहा है, तो ये सारी कंडीशंस में आपको लेके आना है बच्चे को हॉस्पिटल। सबसे पहले फास्ट ब्रीदिंग है या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आ गया हमारे पास, बच्चा कोल्ड हो गया है, ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा प्रॉपरली, सिक लग रहा है, येलो कलर है बाम या डायरिया वगैरह है, तो इन सभी कंडीशंस में आपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके आना है। प्लस आपने क्या करना है कि जो वेट फॉर एज है या लो बर्थ वेट बेबीज है उनका फॉलोअप 14 दिन के बाद होगा और बाकियों का जो फॉलोअप है वो 2-2 दिन के बाद ही होगा। तो आज हमने डिस्कस किया निमोनिया, लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जोंडिस, डायरिया, फीडिंग प्रॉब्लम, थ्रश, अम्बलाइकल इन्फेक्शंस और लो बर्थ वेट बेबीज।
सो ये सारी चीज़ें होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। सो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ऑन माय वीडियो। और नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में कि जो हमारे पास 2 मंथ से 5 मंथ के बच्चे होते हैं तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू आई मीन से। थैंक यू सो मच।